फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल बायो एग्जाम एंड रिसर्च सपोर्ट बाय डॉक्टर अर्चना। तो कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की एग्जाम की? आई होप कि बहुत ही अच्छी चल रही होगी तैयारी और आप लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि मैम फ्रॉम वेयर टू सॉल्व आईसीएफआरई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखो, इसके लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल है और मैं वन बाय वन आपको सब बताने वाली हूँ। तो पहला जो ऑप्शन है वो है गूगल पे जो क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो वो कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताऊंगी सोर्सेस। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ये कर लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है मैं उनके लिए बता रही हूँ। और फिर सेकेंड और थर्ड की सैंपल पेपर कहाँ से मिलेगा और सॉल्व पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेगा, तो ये सब मैं चीजें आपको बताऊँ। देखो, गूगल पे क्या क्या है, तो किसी किसी इंस्टीट्यूट ने, जैसे कि जो एक IFGTB है ना, उसका एग्जाम हुआ था, उसके सारे पेपर्स हैं एक लिंक पे, मैं लिंक कमेंट्स में डाल दूंगी। और वहां से आप लेटेस्ट पेपर इवन 2025 फेब का भी मैं आपको पेपर जो है वो बॉटनी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री जो भी सब्जेक्ट है सबका दिया हुआ है। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक हुआ कि किसी एग्जाम का पेपर आप सॉल्व कर रहे हो। तो इसमें क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी उन्होंने प्रोवाइड किया, जिससे कि आप अपना चेक कर सकते हो जब पढ़ रहे हो तो। और रेलेवेंट सब्जेक्ट में नहीं है, जो कि मैं आपको यहाँ करवाऊंगी। अब जो है आ जाते हैं कि सैंपल पेपर कहाँ से हमें करना है और सॉल्व पीवाईक्यूज कैसे करना है। तो देखो, जितने मेरे चैनल पे अगर आप जाओगे इस चैनल पे, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पार्ट 6 तक मैंने डाला है, उसमें क्वेश्चन को मैंने डिटेल में सॉल्व करके आपको उसके नोट्स भी दिए हैं और डिटेल में बताया भी है, तो आप उसको रिवाइज कर लो। और जो सैंपल पेपर है वो कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए क्या है ना, जो मैंने आपको कॉमन टॉपिक बताया था कि मैं उसके लेक्चर वीडियोस डालूंगी, उसके साथ में उसके सैंपल क्वेश्चंस भी डालूंगी, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर पाओ अलोंग विद दैट। अब देखो, अब वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, तो इस वीडियो में जो लेटेस्ट पेपर है फेब 2025 का, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग का, उसका जो एग्रीकल्चर का पेपर है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है बाकी का पार्ट, तो जाके पार्ट वो देख लो। और ये जो है अभी से फिर ये कंटिन्यू होगा पेपर, तो इसको भी आप देख लेना। डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स हैं, साथ में कुछ लेक्चर वीडियोस भी आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज सेशन। तो अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड्स बिलोंग्स टू ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप। वाओ, ये तो एक एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है और मेरे लिए ये बहुत ही लाइक क्वेश्चन बहुत ही, क्या बोलूं, फेमिलियर है, क्योंकि मेरा जो रिसर्च है PhD का वो इसी पे है कि कैसे ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स जो है वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं और इनका मैकेनिज्म क्या है, एवरीथिंग। तो मुझे बहुत कुछ पता है इसके बारे में। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर होगा मेलाथियोन और क्लोरपाइरीफॉस। ठीक है, ये दोनों ग्रुप होगा। अब थोड़ा सा क्या है, देखो आपको पता चल गया कि ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का ये एग्जाम्पल है, तो आपको सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, पहला कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पेस्टिसाइड क्या है। ठीक है, ताकि ऐसा तो नहीं कि अगली बार भी यही क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप में कौन कौन से बिलोंग करते हैं। तो पहले डिफरेंट क्लास ऑफ पेस्टिसाइड्स आपको जानना है, उसके बाद उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स है कॉमन वो याद कर लेना है, और उसके बाद एक साथ के साथ आपको उसका मैकेनिज्म भी देख लेना है कि कौन सा पेस्टिसाइड कैसे इंसेक्ट को मारता है, कैसे उसको, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है इंसेक्ट्स पे, ये भी जानना है। ठीक है, तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ना, उनके अलग अलग केमिकल ग्रुप्स होते हैं और उनका मोड ऑफ एक्शन भी अलग होता है। जैसे कि ऑर्गेनोक्लोरीन जो आपका है ना, उसका क्या होता है, ये सोडियम चैनल को ओपन कर देता है और इससे क्या होता है, कंटिन्यूअस नर्व फायरिंग होता है। और इससे फिर क्या होता है ना, ये डेथ कॉज करता है, कन्वर्जेंस होता है, डेथ कॉज करता है इंसेक्ट का। सेकेंड आप आ जाओ ऑर्गेनोफॉस्फेट, जो इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो इसका क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इरेवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम है ना, उसको ये इनहिबिट कर देता है, उसके फंक्शन को। तो क्या होता है, अब उसका फंक्शन जो कि एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करता है ना, तो वो एंजाइम जो है उसको इसने स्टॉप कर दिया, उसको इनहिबिट कर दिया उसके फंक्शन को। तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन जो है वो जमा हो जाएगा और उससे क्या होगा कि कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन ऑफ नर्व होगा और फिर ये डेथ कॉज कर देगा इंसेक्ट में। सिमिलरली कार्बामेट्स जो है वो रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज है
और पायराथ्रॉइड्स जो है वो मॉड्यूलेट सोडियम चैनल, प्रोलॉन्ग्ड ओपनिंग एंड डिलेड क्लोजर। तो इस तरह का क्या है ना, सभी जो आपके 4 ग्रुप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं उनका अपना अपना जो है वो कैसे इंसेक्ट डेथ कॉज करते हैं, क्या मैकेनिज्म है, इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो आप। नेक्स्ट आ जाते हैं 62 क्वेश्चन पे, मैच द कैटल डिजीज विद देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्यों सिंपल क्वेश्चन है? क्योंकि देखो कैटल के डिजीजेस जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनको तो पढ़ना ही है, और उसमें आपको क्या करना है कि कैटल के डिजीज एक तरफ लिख लो और एक तरफ वो किसने कॉज किया है, बैक्टीरिया से हुआ है, वायरस से हुआ है, प्रोटोजोआ से हुआ है, फंगस से हुआ है, वो एक लिस्ट बना के आप रख लो। तो इसका आंसर है ए। तो क्या होता है कि जो एंथ्रेक्स है वो बैसिलस एंथ्रासिस जो बैक्टीरिया है वो करता है ये कॉज। फिर ऐसे ही ट्रिपेनोसोमियासिस जो है वो प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा स्पीशीज से होता है। रिंग वर्म, तो आप जानते हो फंगल रिंग, तो रिंग वर्म जो है ना वो डर्मेटोफाइट्स जो होते हैं वो करते हैं। और राइंडर पेस्ट एक वायरस है जो मॉर्बिली वायरस है। तो ये चारों आपको पता है। तो ऐसे ही और भी लिस्ट बना लो कि हाँ बैक्टीरिया से ये सब डिजीज होता है, फिर प्रोटोजोआ से ये डिजीज होता है कैटल में, फंगस से रिंगवर्म या कोई और भी डिजीज होता है। इस तरह से आपको एक लिस्ट बना के उसको याद कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन है, ए कंडीशन इन विच F1 प्लांट्स ऑफ एन इंटरस्पेसिफिक क्रॉस आर विगरस एंड फर्टाइल बट देयर F2 प्रोजेनी इज वीक। मतलब कह रहा है कि F1 प्लांट जो है क्रॉस करने के बाद जो F1 प्लांट है इंटरस्पेसिफिक क्रॉस का, वो ठीक है, वो फर्टाइल है, लेकिन जो F2 प्रोजेनी आ रहा है ना वो वीक और स्टेराइल है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइब्रिड ब्रेकडाउन। तो सब टर्म, सबसे पहले तो आपको ये टर्म जानना होगा कि चारों टर्म कह क्या रहे हैं। अगर आपको पता है कि इस टर्म का मीनिंग क्या है तो ये क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, है ना। अब जैसे देखो हाइब्रिड स्टेरिलिटी है, तो वो क्या होता है, इसमें F1 हाइब्रिड्स जो है वो स्टेराइल होते हैं, वो फर्टाइल नहीं होते। हाइब्रिड स्टेरिलिटी नाम से ही पता चल रहा है। हाइब्रिड इनवायबिलिटी, तो हाइब्रिड का जो एम्ब्रियो होता है वो फेल्स टू डेवलप और डाइज, वो डेवलप ही नहीं होता है, डाई कर जाता है। और जो इस क्वेश्चन का केस है कि आंसर है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। तो F1 हाइब्रिड्स आर नॉर्मल, विगरस एंड फर्टाइल, लेकिन F2 और बैक क्रॉस जनरेशंस शो वीकनेस। अब जो F2 है उसमें वीकनेस आ जाएगा, स्टेरिलिटी होगी या फिर इनवायबिलिटी होगी ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ इनकम्पैटिबल जीन्स। ये चीज याद रख लो। इसका एग्जाम्पल क्या है, कुछ जो कॉटन में और राइस क्रॉसेस जो होता है उसमें ये हो जाता है। अब क्या है कि हाइब्रिड वायबिलिटी जो फोर्थ ऑप्शन है, सो नॉट अ बैरियर, F1 सर्वाइव्स एंड रिप्रोड्यूसेस वेल। तो ये चारों है, इसका आंसर सी है। सारे टर्म्स को अच्छे से याद कर लो और सबके बारे में पढ़ लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑन क्रॉपिंग सिस्टम इज करेक्ट। तो इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट को हम लोग पहले बाद में पढ़ेंगे क्योंकि हमें पहले इसको जानना पड़ेगा। देखो ये इंटर क्रॉपिंग और सिक्वेंशियल क्रॉपिंग के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। तो जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट उनको ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ये अच्छी बात नहीं है, है ना। वेल आपको करना क्या है कि सभी टर्म्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। मैं अभी आपको उसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ। देखो इंटर क्रॉपिंग क्या है? इंटर क्रॉपिंग क्या है? ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स, 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप जो है उसको साथ के साथ एक ही फील्ड में, एक ही सीजन में, सेम कैलेंडर ईयर में उसको ग्रो किया जाता है। जैसे कि मेज और कॉफी हो गया, फिर व्हीट और मस्टर्ड हो गया, मेज कॉफी व्हीट और मस्टर्ड, ठीक है। ऐसे ऐसे सीक्वेंस में इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। मतलब साथ के साथ 2 या 2 से ज्यादा भी क्रॉप हो सकते हैं, उसको एक ही फील्ड में ग्रो किया जाता है एक ही सीजन में। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या है? ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर, एक सीक्वेंस में पहले एक क्रॉप को ग्रो किया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरह से एक ही टाइम में उनको नहीं किया जाता, साइमल्टेनियसली ग्रो नहीं किया जाता है, सीक्वेंस में वन आफ्टर अदर। और मोनोक्रॉपिंग क्या है? इफ ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर इट इज कॉल्ड मोनोक्रॉपिंग, नॉट सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। तो देखो बच्चों क्या है कि अब आपको समझना पड़ेगा कि इंटरक्रॉपिंग और सिक्वेंशियल क्रॉपिंग और मोनोक्रॉपिंग क्या है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Growing 2 or more crops simultaneously on the same land in a calendar year is intercropping. Correct? यही होता है।
ठीक है, जैसे कि व्हीट और मस्टर्ड को ग्रो किया साथ के साथ, ठीक है। और जो ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर इज सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं, इसका आंसर क्या होगा? मोनोक्रॉपिंग, क्योंकि सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में तो बहुत सारे 2 और मोर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, वो भी एक सीक्वेंस में। और मोनोक्रॉपिंग जो होता है उसमें ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर। तो इस क्वेश्चन में कभी गलती मत करना, ये तुम्हें मैंने आज इंटरक्रॉपिंग, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग और मोनोक्रॉपिंग बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड, इट इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो बायो वालों का तो भाई न्यूमेरिकल से बहुत दूर दूर का नाता है, उन्हें तो अच्छा ही नहीं लगता है। बट डोंट वरी, इसमें क्या है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे? तो देखो, इसमें पूछ रहा है कि स्पेसिंग आपको दिया हुआ है मेज का, कि कितने स्पेसिंग पे वो जो है वो ग्रो किया। तो 60 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको प्लांट पॉपुलेशन निकालना है और टोटल एरिया दिया हुआ है। तो टोटल एरिया आपको किस में दिया हुआ है? मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। अब देखो, सब कुछ को लिख लो। स्पेसिंग, ठीक है, 60 इंटू 25 सेंटीमीटर है आपका। एरिया दिया हुआ, अब इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 0.60 इंटू 0.25 मीटर। और उसके बाद एरिया पर प्लांट जो है वो आपका आ जाएगा 0.15 मीटर स्क्वायर। और प्लांट पॉपुलेशन कितना होगा? 6000 पूरा एरिया है, उसमें एक प्लांट का एरिया 0.15 है, तो टोटल 40,000 प्लांट्स हो जाएंगे अगर आप कैलकुलेट करोगे। तो इस चीज को ध्यान रखना। इसमें एक गलती करने का क्या है कि अगर आप इसको नहीं करोगे ना कन्वर्ट, सेंटीमीटर में ही उसको मल्टीप्लाई करके फिर उसको डिवाइड कर दोगे 6000 से, तो गलत आंसर आ जाएगा। तो यूनिट देख लेना कि यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, तो ये कुछ टर्म्स है। तो इस टर्म्स का मैं आपको ये बोलूंगी कि इन टर्म्स को अच्छे से याद कर लो। आपके सामने आया है ना, इसको अच्छे से याद कर लो। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लो। तो आइसोटैच क्या होता है? ये लाइंस ऑफ इक्वल विंड स्पीड है। टैच, विंड स्पीड। आइसोटैच, लाइंस ऑफ इक्वल विंड स्पीड। आइसोप्लेट्स क्या होता है? ये लाइंस ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ एनी पैरामीटर, जैसे कि रेनफॉल, डेप्थ हो गया, ऐसा। और आइसोहेल्स क्या है? लाइंस ऑफ इक्वल सनशाइन। आइसोनेफ्स क्या है? लाइंस ऑफ इक्वल क्लाउड कवर। तो देखो, सब कुछ आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। टैच वाले केस में इसको विंड से रिलेट कर दो। प्लेथ में जो है पैरामीटर, जैसे कि रेनफॉल, डेप्थ हो गया। हेल्स में क्या करो? सनशाइन से। और नेफ्स में क्लाउड कवर से। तो इसका आंसर होगा सी। सी कैसे होगा? तो आइसोटैच 1 है, इसका 3 लाइंस ऑफ इक्वल विंड स्पीड। 2 आइसोप्लेट्स, बताओ क्या होगा? लाइन ऑफ इक्वल रेनफॉल डेप्थ 1 हो जाएगा। फिर आइसोहेल्स 3, इसका क्या होगा? लाइंस ऑफ इक्वल सनशाइन ड्यूरेशन हो जाएगा। और 4 आइसोनेफ्स, तो आइसोनेफ्स का क्या होगा? लाइंस ऑफ इक्वल क्लाउड कवर। ये याद कर लो और एग्जाम में आराम से सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 67 फिर से आ गया है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है? देखो, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपको फॉर्मूला याद करना है। आपको जिप्सम रिक्वायरमेंट जो है मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ई, इसको याद कर लो, नंबर सी करेक्ट है। तो इसमें क्या होता है? ईएसपी इनिशियल माइनस ईएसपी फाइनल डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीईसी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो देखो क्या होता है कि इसमें यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाले, यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियल में से फाइनल को हमें करना पड़ता है माइनस, फाइनल में से इनिशियल को मत करना। तो जैसे क्या होता है कि सपोज मैं एक क्वेश्चन तुमको दे रही हूँ कि ईएसपी इनिशियल वैल्यू 25 है एंड ईएसपी फाइनल वैल्यू 15 है। तो सी जो है वो 20 दिया हुआ, तो जिप्सम रिक्वायरमेंट निकालो। तो क्या होगा उसमें? आप क्या करोगे? 25 में से 15 को माइनस करोगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 करोगे, और उसके मतलब डिवाइडेड बाय जो है आप 100 करोगे और मल्टीप्लाइड बाय कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी 20 करोगे, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बना के देख लो इसके ऊपर और फॉर्मूला को याद कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर डे न्यूट्रल प्लांट्स? तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि फोटो पीरियोडिज्म क्या है। तो ये क्या होता है? फोटो पीरियोडिज्म, जो नाम से, फोटो का मतलब लाइट होता है ना, तो ये रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू लेंथ ऑफ डे और नाइट, ये बताता है, इसके बारे में बताता है। तो उसके बेसिस पे क्या होता है? शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं,
लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होता है? तो शॉर्ट डे प्लांट्स के कुछ एग्जांपल जैसे कि राइस, सोयाबीन, टोबैको और क्रिसेंथेमम वगैरह जो है इसके एग्जांपल हैं। और इसमें क्या हो गया कि ये फ्लावर करता है व्हेन डे लेंथ इज लेस देन क्रिटिकल लेंथ। इनको कम चाहिए लाइट, मतलब शॉर्ट डे इनको चाहिए, लाइट का पीरियड कम चाहिए इनको। लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं फ्लावर्स व्हेन दे रिक्वायर मोर देन द क्रिटिकल लेंथ। फ्लावरिंग के लिए डे लेंथ जो है ना वो क्रिटिकल लेंथ से ज्यादा होता है, जैसे कि वीट, बार्ली और ओट्स के केस में। और डे न्यूट्रल प्लांट जो होता है वो फ्लावर रिस्पेक्टिव ऑफ डे लेंथ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये फ्लावर करेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ डे लेंथ। तो इसमें क्या क्या आता है? कॉटन, टोमेटो, मेज, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, पोटैटो, पर्ल मिलेट। एग्जाम्पल्स याद करना है, टर्म्स याद करना है। फोटो पीरियोडिज्म क्या है, ठीक है, ये याद कर लिया आपने। शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो देखो नाम से ही आपको पता है, शॉर्ट डे प्लांट्स तो डे लाइट इसको जो है कम चाहिए, क्रिटिकल लेंथ से इसको कम चाहिए। लॉन्ग डे तो फ्लावर कब करता है? जब डे लेंथ क्रिटिकल लेंथ से ज्यादा होती है। और डे न्यूट्रल जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लावर रिस्पेक्टिव ऑफ डे लेंथ। और सबके एग्जांपल्स याद कर लो। देखो यहाँ पे जो है ना एक प्रॉब्लम है कि इसका जब मैंने चारों एनालाइज किया तो एक्चुअली इसका चारों जो है वो गलत है, ऑप्शंस सभी सारे सही नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उसमें जो सी ऑप्शन है उसमें मेजर 2 करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर सी होगा इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन जो ये रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई भी ट्रिक आपको काम नहीं आ रहा, आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है? मैच रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया विथ इट्स फाउंडर। तो अब देखो नीलो खेरी प्रोजेक्ट, फिर है ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम, मारथेंडम प्रोजेक्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो इसका क्या है, अब इसको याद करना पर नीलो खेरी प्रोजेक्ट एसके दे ने प्रोजेक्ट जो है ना उसके फाउंडर हैं। और क्या होता है इसमें? कम्युनिटी डेवलपमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, रूरल अपलिफ्टमेंट वगैरह इससे रिलेटेड है। ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम तो डैनियल बेनर जो है उन्होंने किया था। और मारथेंडम प्रोजेक्ट जो है स्पेंसर हैच ने किया था। और कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया तो एफ निकोलसन ने किया था। तो ये सारी चीजें इसको याद कर लीजिए और उसके बेसिस पे आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अरे भाई फिर से ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या कह रहा है कि स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑन राइस क्रॉप इन randomized ब्लॉक डिजाइन with 12 treatments and 3 replications. The size of the individual plot is 5 meter into 4 meter. ठीक है, इंडिविजुअल प्लॉट दिया हुआ है। He used butachlor for weed control at the rate of 2 kg AI per hectare and the volume of butachlor required for his experiment. तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो टोटल प्लॉट जो है उसमें कितना होगा? Student conduct an experiment on rice crop in randomized block design with 12 treatments and 3 replications. तो total plots 12 into 3 36, टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 36, और इसका दिया हुआ इंडिविजुअल प्लॉट का तो 5 into 4 720 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर एरिया इन हेक्टर, एरिया इन हेक्टर बोल रहा है तो क्या होगा? 720 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है ना, तो 0.072 हेक्टर हो जाएगा। उसके बाद है रिक्वायर्ड एआई, तो क्या है? 2 kg पर हेक्टर है इंटू 0.072। 2 kg पर हेक्टर लग रहा है तो 0.072 में कितना लगेगा? तो 0.144 kg लगेगा। अब ब्यूटाक्लोर जो है वो 50% है कॉमर्शियल प्रोडक्ट, तो इसमें जो है 0.144 डिवाइडेड बाई 0.50 तो कितना हो जाएगा? 0.288 ग्राम इक्विवेलेंट टू 288 ml इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करना, मैं वहां पे आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे तो ये क्लियर है। तो जैसे कि टोटल प्लॉट आपको पता हो गया, फिर टोटल एरिया आपने उस प्लॉट का, क्योंकि एक प्लॉट का एरिया दिया वो टोटल का एरिया निकाल लिया। फिर एरिया को हेक्टर में कन्वर्ट किया, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है ना एआई जो इसका दिया हुआ एक्टिव इंग्रेडिएंट ब्यूटाक्लोर का वो केजी एआई पर हेक्टर दिया हुआ है।
और उसके बाद रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकाला, तो जैसे 2 kg AI पर हेक्टर हुआ और आपको 0.072 हेक्टर के लिए करना है तो 0.144 kg आ गया। अब ब्यूटाक्लोर जो है वो 50% है कमर्शियल प्रोडक्ट, तो अब आप उसको उससे डिवाइड करोगे तो 0.288 लगेगा, क्योंकि आप जितना भी उसका डाले हो ना उसका 50% उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो आपको उसका डबल डालना पड़ेगा ना, तो आपको ये 288 ml आ जाएगा। तो इस वीक में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्रीकल्चर, बॉटनी, फॉरेस्ट्री वगैरह के कवर करेंगे। और साथ के साथ इफ पॉसिबल देन आई विल आल्सो गिव अ लेक्चर वीडियो अलोंग विद सम सैम्पल क्वेश्चंस। और जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैम नोट्स प्रोवाइड करवाई, तो देखो नोट्स प्रोवाइड करवाना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्या है कि अब मेरा जो जर्नी है स्टडी का वो काफ़ी लंबा है, मैंने पीएचडी भी की है, तो इतना नोट्स जो है वो मैंने संभाल के नहीं रखा, सब ब्रेन में मेरे जो है दिमाग में है वो नोट्स। तो वेल लेकिन हाँ मैं लेक्चर्स कुछ ले लूँगी और आपको बता सकती हूँ कि हाँ ये ऐसे पढ़ लो या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारी चीज़ें मैं बता पाऊँगी। और नोट्स मेरे हिसाब से ना नोट्स हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली बनाना चाहिए, क्योंकि देखो तभी आपको याद रहेगा, किसी का दूसरे का नोट्स पढ़ के ना आपको जो है वो उतना वो बेनिफिशियल नहीं होगा जितना आपने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाना है। लेक्चर देखो, बुक्स पढ़ो और उसके बाद ट्राई करो कि आप एकदम उसको जो है ना शॉर्ट से शॉर्टेस्ट फॉर्म में उसको लिखो और बार बार उसको गो थ्रू करो। ऐसा करोगे ना तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा, दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।